नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। आप सभी लोगों का स्वागत है जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सभी लोग बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। सभी लोगों को पता है कि आपका जो एग्जाम्स है वो 4 फरवरी से स्टार्ट है। हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के स्टूडेंट जिन्होंने 39,000 वैकेंसी का फॉर्म फिल किया हुआ है और आपका जो पेपर है काफी नजदीक है और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने एक विचार किया है कि आपके एग्जाम से पहले कुछ मैराथन क्लास के द्वारा आपके पेपर में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2024 में जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम बात कर रहे हैं जीके जीएस के क्वेश्चन की। ठीक है, जीके जीएस के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जितने भी आपके लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि हमारे पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो ये क्लास उनको क्या कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी लीजिए। आपके एग्जाम्स तक, आपके एग्जाम्स से आपके सिलेक्शन तक हम आपका साथ देंगे। ठीक है, आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि नए हो, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। ये क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके एग्जाम्स में। और जो पेपर है, ये जो पेपर है आपका 2024, ठीक है, 2024 में आए हुए सभी क्वेश्चन, ठीक है, 2024 में पूछे गए ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है आपके एग्जाम खत्म होने तक आपके पेपर तक क्लास चलेगी और आपके एग्जाम से में आने वाले जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डीपली से डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, योजना आयोग के बारे में पूछा गया था। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना किया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो योजना आयोग है आपके एग्जाम्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। योजना आयोग, क्या पूछा गया था कि जो योजना आयोग है इसके स्थान पर कौन सी संस्था का निर्माण किया गया था। तो देखो, हम बात करते हैं योजना आयोग की, तो जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 12 मार्च कब किया गया था, 12 मार्च 1950 को किया गया था। इसलिए किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, फाउंडर कौन थे। तो देखो, जो फाउंडर थे वो हमारे भारत के फर्स्ट जो पीएम थे, भारत के फर्स्ट पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू के द्वारा, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और जो पहले अध्यक्ष बनते हैं योजना आयोग के, पहले जो अध्यक्ष बनते हैं योजना आयोग के, वो कौन बनता है, ये भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बनते हैं। ठीक है, कौन बनता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बनते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट अध्यक्ष की, तो कौन बनता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बनते हैं। और बात करते हैं कि ये जो योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी, ये जो योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी। तो देखो, इसका जो मॉडल था वो था हेरोल्ड डोमर मॉडल। क्या था, हेरोल्ड डोमर मॉडल था, हेरोल्ड डोमर मॉडल था। इस मॉडल पर यह आधारित थी। और बात करते हैं इसकी, तो देखो ये योजना लाई क्यों गई थी, भारत जो है भारत के विकास के लिए लाई गई थी। भारत के विकास के लिए भारत कृषि में क्या करे, कृषि में जो फसलें उत्पादित कर रहा है वो ज्यादा उत्पादित करे, या फिर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करे, विद्युत, जैसे विद्युत, सिंचाई, इन सबको क्या करे, इन सब में सुधार करे। ठीक है, पहली जो योजना थी, फर्स्ट जो योजना थी, ये विशेषता किस पर फोकस्ड थी, पहली जो योजना थी ये फोकस्ड थी आप पे, इसमें ध्यान केंद्रित किया गया था। किस पर किया गया था, ये दिया गया था सिंचाई और अब बात कर सकते हो कृषि। ठीक है, कृषि में सिंचाई भी आ जाएगी। तो कृषि और विद्युत के निर्माण के लिए, ठीक है, विद्युत से संबंधित, विद्युत उत्पादित करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए ये जो योजना थी ध्यान इस पे फोकस किया गया था। और इसका जो लक्ष्य था वो था 2.1%। कितना परसेंट था, 2.1% विकास दर हमें हासिल करना था। और इस योजना का जो लक्ष्य हमने प्राप्त किया, वो प्राप्त किया 3.7%। कितना, 3.7% हमने इस योजना का लक्ष्य प्राप्त किया। इसलिए ये जो फर्स्ट योजना थी ये क्या थी, ये काफी सफल योजना थी। और इसका जो टाइम पीरियड है
इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1951 से 1956 तक। प्रत्येक जो योजना लाई गई थी वो 5 वर्षों के लिए लाई जाती थी, ठीक है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए लाई जाती है, ठीक है। और कब तक लाई गई, तो 2012 तक लगभग 12 जो योजनाएं थी ये आई, ठीक है। 12 योजनाएं आई। इसके बाद क्या किया गया तो देखो इसके बाद जो ये पंचवर्षीय योजना है इसे इसके स्थान पर 2015 में, ठीक है, 2012 में इसे समाप्त कर दिया गया था। और 2012 के बाद 2014 में आती है हमारे बीजेपी की सरकार आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है। और योजना आयोग के स्थान पर ये किसका निर्माण कर देते हैं, नीति आयोग का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं, नीति आयोग का निर्माण कर देते हैं, जिसका काम वही था जो इसका काम था, ठीक है। जो इसका काम था, योजना आयोग का कार्य था, वही नीति आयोग का भी कार्य था। इसका भी कार्य भारत को क्या करना, भारत के विकास के लिए सजेशन देना, ठीक है। बात करते हैं नीति आयोग की बात करते हैं तो देखो जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया, तो देखो उस समय थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, तो इन्हीं के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसकी स्थापना किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका क्या है, पूर्ण रूप है, ठीक है। बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, तो देखो इसके परमानेंट अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके परमानेंट जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो वर्तमान समय के प्रधानमंत्री होगा वही क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। और इस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यही क्या है, इनके अध्यक्ष भी हैं। और नरेंद्र मोदी जी इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं इसके, देखो इसका दो पद है, ये भी, और जो इसके 2 और पद हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बात करते हैं इसके बात करते हैं सचिव की। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं, देखो इसके 2 महत्वपूर्ण और पद हैं। एक बात करते हैं उपाध्यक्ष की, और एक बात करते हैं सीईओ, ठीक है, सीईओ। तो देखो इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी हैं, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। और जो सीईओ हैं वो है बीवीआर सुब्रमण्यम क्या है, इसके सीईओ है, ठीक है। तो 2 ये जो पद हैं ये काफी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो देखो जो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर था वो क्या था, पहले जो क्वेश्चन का राइट आंसर था वो था नीति आयोग, ठीक है। क्या था, नीति आयोग इसका राइट आंसर है। योजना आयोग के स्थान पर किसका निर्माण किया गया, नीति आयोग का निर्माण किया गया। और बात करते हैं नाबार्ड की, तो थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, नाबार्ड के बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं। नाबार्ड के बारे में पढ़ते हैं। नाबार्ड, तो देखो नाबार्ड एक बैंक है, ये भी क्या है, एक प्रकार की बैंक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। और ये एक समिति होती है जिसे बोला जाता है शिवरमन समिति जो थी, इसी की सिफारिश पर इसकी स्थापना किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। और इस बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि, ठीक है, किसानों को लोन देना, ठीक है। इसका मतलब ही होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है। और ये क्या करती है, ये ग्रामीण लोगों और किसानों को क्या करती है, पैसा देती है, ठीक है, पैसा देने का कार्य करती है। इसका मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1982 को होती है। और बात करते हैं, ये एक समिति है, इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शिवरमन समिति। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। यहाँ पर 2 टर्म और हैं, एक है सेबी, एक है सेबी और एक है आरबीआई। दोनों काफी महत्वपूर्ण टर्म है, इनको हम पढ़ते हैं। सेबी क्या है और आरबीआई क्या है, तो देखो जो सेबी और आरबीआई, इसके बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
सेबी और आरबीआई दोनों काफी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। देखो आरबीआई क्या है, ये हमारे भारत की सेंट्रल रिजर्व बैंक है, ठीक है, क्या है, सेंट्रल रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बैंकों की बैंक जिसे बोला जाता है वो आरबीआई को बोला जाता है, जिसका मतलब सभी लोगों को पता है। और हाल ही में इसके जो 26वें नंबर के गवर्नर है, इनकी नियुक्ति होती है, 26वें नंबर के गवर्नर की नियुक्ति होती है। और कौन बनता है 26वें नंबर का गवर्नर, संजय मल्होत्रा, ठीक है, कौन बनता है, संजय मल्होत्रा क्या बनते हैं, आरबीआई के 26वें गवर्नर बनते हैं। और 25वें कौन थे, 25वें के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, शक्तिकांत दास, ये हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, ठीक है। देखो आरबीआई की बात करते हैं तो 1934 का एक एक्ट होता है जिसे बोला जाता है यंग हिल्टन आयोग, ठीक है, यंग हिल्टन आयोग बोला जाता है। इसी की सिफारिश पर इस आरबीआई की स्थापना किया गया था। इसे शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है, शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कर दी जाती है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए आरबीआई के बारे में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये हमारे भारत की क्या है, ये हमारी भारत की केंद्रीय बैंक है। और ये हमारी जितनी भी हमारी बैंकें हैं, एसबीआई, बीओबी, इन सबको पैसा देने का कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है। बात करते हैं सेबी की, तो देखो सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत का शेयर बाजार होता है इसको कंट्रोल कौन करता है, सेबी करती है, ठीक है, कौन करता है, सेबी करती है। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो देखो इसकी स्थापना 1988 में किया गया था, 12 अप्रैल 1988 की इसकी स्थापना किया गया था। और बात करते हैं किस समिति की सिफारिश पर, तो देखो पीवी नरसिम्हा राव समिति की सिफारिश पर सेबी की स्थापना कर दिया गया था, ठीक है। ये इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है हमारे भारत का जो शेयर मार्केट है इसको कंट्रोल करना, कोई भी गलत तरीके से क्या कर सके, कोई भी गलत तरीके से हमारे शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट ना करे, इन सबको ध्यान कौन करता है, सेबी करता है, ठीक है, कंट्रोल कौन करता है, सेबी करता है। जो भी कंपनियां शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होना चाहती हैं वो सबसे पहले परमिशन किससे लेती हैं, सेबी से लेती हैं। और हाल ही में इसके सचिव जो बनी है, इनका नाम भी आप लोग याद रख लो, काफी चर्चा में रहती है, इनका नाम है माधवीपुरी बुच, ठीक है, माधवीपुरी बुच क्या है, वर्तमान समय की हमारे सेबी की क्या है, सचिव है या हेड है, ठीक है। इनके बारे में भी आप लोग नोट डाउन कर लो। तो पहले का हमने क्या कर दिया, पहले क्वेश्चन का हमने अच्छे से एनालिसिस कर दिया। पहले क्वेश्चन के बारे में हमने बात किया नाबार्ड के बारे में, इसके बाद फिर हमने बात किया सेबी के बारे में, आरबीआई के बारे में, ठीक है, और नीति आयोग के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, नीति आयोग है। योजना आयोग के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कशन किया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है वाद्य यंत्र से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से संबंधित किया गया है, ठीक है। देखो ये इनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी नाम है, इन्हें 1998 में, ठीक है, 1998 में क्या किया गया था, सर्वप्रथम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इसका नाम है भारत रत्न, ठीक है, क्या नाम है, भारत रत्न नाम है, जिसे शुरुआत कब किया गया था, 1954 में किया गया था। और 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है, 3 लोगों को दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन्हें दिया गया। और किसे दिया गया, सी राजगोपालचारी को दिया गया, सी राजगोपालचारी को दिया गया। और किसे दिया गया, ये दूसरे थे और ये पहले थे, ये तीसरे थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही 3 लोगों को दिया गया। CV रमन के बारे में सुना होगा, जिन्हें 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो संगीतकार थी, ठीक है, वो कौन है, MS सुब्बुलक्ष्मी नाम है। और बात करते हैं भारत रत्न की, तो लेटेस्ट जो दिया गया है भारत रत्न 2024 में, ये कितने लोगों को दिया गया, भारत रत्न जो लेटेस्ट 2024 का दिया गया है। अभी तक देखो ये जो भारत रत्न है ये केवल 3 लोगों को दिया जाता था, ठीक है, कितने लोगों को, 3 लोगों को दिया जाता था, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता था। लेकिन 2024 में ये रिकॉर्ड टूट के 5 लोगों को दिया गया, ठीक है, कितने लोगों को, 5 लोगों को दिया गया। किसे किसे दिया गया, देखो
कुछ महान हस्तियां हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले जो थे उनका नाम था MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन नाम है इनका, मरणोपरांत इन्हें दिया गया, ठीक है। MS स्वामीनाथन जो है इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, सबको मरणोपरांत दिया गया है। कुछ लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, कुछ जो है उन्हें जीवित मतलब जीते जी दिया गया है, ठीक है। MS स्वामीनाथन को क्यों दिया गया, तो देखो इनका जो हमारे यहाँ एक हरित क्रांति होती है, ठीक है, उसमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान था, इसलिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दूसरे की बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह इन्हें भी क्या किया गया, इन्हें भी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये हमारे क्या थे, पूर्व PM थे, ठीक है, पूर्व PM थे जिन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। इनका जन्म दिवस कब आता है, 23 दिसंबर को आता है। इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। और आगे बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को, तो देखो इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। ये क्या थे, ये बिहार के पूर्व क्या थे, CM थे, ठीक है, पूर्व CM कहाँ के थे, बिहार के थे, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। और बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को, तो देखो इन्हें जीते जी दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, एक सोशलिस्ट है, ठीक है, क्या है, एक सोशलिस्ट है। और एक लोग और हैं, उनका नाम आप लोग बताओ, एक लोग और हैं उन्हें भी दिया गया है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हो गया, MS स्वामीनाथन हो गया, कर्पूरी ठाकुर हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी हो गया, एक लोग और बच रहे हैं, ठीक है, उनका नाम आप लोग बताओ कौन बच रहे हैं। एक लोगों को और दिया गया था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हम आपको इसको बता देते हैं, ठीक है, एक लोगों को और दिया गया है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन हमारा जो तीसरा है, ये है आपका एक पॉलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, पूछा क्या जा रहा है कि संविधान के भाग 4 का जो A है के अनुसार भारत के सभी माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने कितने वर्ष के बच्चे, कितने यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा है, वर्ष के बच्चों को क्या करेंगे, स्कूल भेजेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ये उनका क्या है, ये उनका कर्तव्य है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी मान सकते हो, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी मान सकते हो। और ये 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज है, आपको बताना कि ये जो एज है ये क्या है, ठीक है। देखो इस एज की बात करते हैं, पहले बात करते हैं संविधान का ये जो 4A भाग है, ठीक है, 4A जो भाग है, ये संविधान का जो 4A भाग है, ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 मतलब 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। ये जो भाग 4 का A है, क्लॉज A है, ये जो भाग 4 का A क्लॉज है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और बात करते हैं 4 का जो A है किससे संबंधित है, तो देखो 4 का जो A है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। भारत का प्रत्येक नागरिक क्या करेगा, इन मौलिक कर्तव्यों को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की जितनी भी राष्ट्रीय लेवल की चीजें हैं उनका सम्मान करना, ठीक है, भारत के झंडे का सम्मान करना, तो ये सब आपका क्या होता है, मौलिक कर्तव्य होता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो देखो अब वर्तमान समय में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान समय में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो देखो आर्टिकल 51 का क्लॉज A में, ठीक है, आर्टिकल 51 के क्लॉज A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, ठीक है। तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये यही बताता है कि भारत के जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनके जो माता पिता हैं, इनका यह कर्तव्य हो गया कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे, ठीक है। और DPSC में भी ये लिखा गया है कि जो सरकार होगी, राज्य की सरकारें होगी, वो इन बच्चों को क्या करेंगी, फ्री में निःशुल्क शिक्षा क्या करेंगी, उपलब्ध कराएंगी। अब तो यहाँ तक ये भी प्रावधान कर दिया गया कि उन्हें खाना भी उपलब्ध कराएगी, ड्रेस भी उपलब्ध कराएगी, है ना, बहुत सारी चीजों का प्रावधान कर दिया गया है। तो ये जो एज है वो 6 से 14 एज है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है कि जो सर्वप्रथम लिखने की लिपि है वो क्या थी, ठीक है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसकी जो लिखने की सर्वप्रथम लिपि पूछा गया है, तो देखो लिपि क्या होती है, लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हमारी जो हिंदी है, हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है।
जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ठीक है, किसी कैसे लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, इधर से इधर लिखी जाती है, तो इसे क्या बोला जाता है, हिंदी की अगर लिपि की बात करते हैं तो देवनागरी लिपि है, ठीक है, जो इधर लेफ्ट टू किधर लिखी जाती है, राइट लिखी जाती है, ठीक है। इसी तरीके की बात करते हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसकी जो सबसे पुरानी लिपि है वो सिंधी लिपि थी, ठीक है, जो अरब वगैरह थे, अरब वगैरह के जो आए थे, आक्रमण वगैरह किए थे, ठीक है, तो सबसे पहले सिंध पर ही गए थे और वो उन लोगों ने क्या किया था, जो लिखा था इस लिपि में, तो जो सिंध लिपि थी ये सबसे पुरानी है, ठीक है। बात करते हैं पाली लिपि, जो पाली होती है, प्राकृत होती है, ये सब जो बौद्ध धर्म होती है वो इस लिपि में लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो संस्कृत लिपि है, इसमें आपको पता है कि जो रामायण वगैरह है इनको संस्कृत लिपि में लिखा गया है, या फिर जो आपकी भगवत गीता वगैरह है ये सब संस्कृत लिपि में लिखा गया है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपका पॉलिटी से संबंधित एक क्वेश्चन है, पॉलिटी से संबंधित एक क्या है, क्वेश्चन है। इसके बारे में शायद सभी लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर पॉलिटी जो भी पढ़ा है उसको पता होगा, ठीक है। तो देखो हाल ही में 128वें नंबर का क्या आता है, 128वें नंबर का बिल आता है, 128वें नंबर का बिल आता है। अच्छा बात करते हैं 128वें नंबर का बिल तो है, लेकिन क्या ये 128वां संविधान संशोधन है, तो नहीं, 128वां बिल है, लेकिन संविधान संशोधन आपका 100 कौन सा है, 6वां ही है, ठीक है, 106वां ही है, क्योंकि 128 बिल में से आधे कुछ जो बिल है वो पास हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, ये इसलिए ये नंबर इतना ज्यादा है। लेकिन संविधान संशोधन की बात करते हैं तो अभी 106वां 7वां ही है, ठीक है। तो ये इस बिल में क्या था, तो देखो जो 128वां बिल है ये 2023 में आता है, कब आता है, 2023 में आता है। और इस बिल का नाम क्या था, इस बिल का नाम आप लोग लिख लेना, इस बिल का नाम था नारी वंदन शक्ति अधिनियम, नारी वंदन शक्ति अधिनियम, इस बिल का ये नाम था। और इस बिल में क्या था, तो देखो इस बिल में क्या था, इस बिल में महिलाओं के लिए हमारी जो सरकार है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, ठीक है। महिलाओं के लिए अभी तक तो पंचायतों में 1/3 सीटें क्या थी, रिजर्व थी, ठीक है। 1/3 सीटों पर जो महिलाएं क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और ये परसेंटेज कितना होता है, 33%, ठीक है। 1/3 या फिर 33% जो पंचायतें होती है, पंचायत की सीटें होती हैं, चाहे वो चेयरमैन की हो या फिर प्रधान की हो, इसमें महिलाएं की सीटें 1/3 रिजर्व रहती हैं, ठीक है। और इसीलिए और उसके बाद इसी को देखते हुए हमारी जो सरकार है महिलाओं के लिए लोकसभा तथा जो राज्यों की विधानसभाएं हैं इसकी कुल सीटों का, ठीक है, इसकी कुल सीटों का 1/3 सीटें, ठीक है, कुल सीटों का जैसे अब इस समय वर्तमान समय में हमारी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543 हैं, ठीक है। तो इसकी कुल 1/3 या 33% जो सीटें होंगी महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ठीक है। किसके लिए आरक्षित होगी, महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, उस पर कोई और चुनाव नहीं लड़ेगा, मतलब कोई भी पुरुष आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा, लड़ेंगी तो कौन चुनाव लड़ेगा, केवल महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, ठीक है। तो ऐसा काम किस बिल के द्वारा किया गया, तो 128वें बिल के द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें कितने % आरक्षण दिया गया महिलाओं को, तो देखो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 1/3, ठीक है, या फिर पेपर में आपके पूछा जा सकता है 33%, ठीक है। और थोड़ा सा बात करते हैं संविधान संशोधन की, तो देखो संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये संविधान के कौन से भाग में लिखा गया है, संविधान के भाग 20 में लिखा गया है, ठीक है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है, संविधान संशोधन अगर बात करते हैं किस भाग में है, तो संविधान के भाग 20 में है। और अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए आपसे कि कौन से आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो आर्टिकल 368 में पूछ लिया जाए किस देश से लिया गया है, तो देखो एक दक्षिण अफ्रीका नामक देश है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका नामक एक देश है जहां पर 2025 में G20 की बैठक भी होगी, तो दक्षिण अफ्रीका में ही इस दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है पंडित बिरजू महाराज, जो कि भारत के प्रसिद्ध क्या हैं, गायक भी हैं, नर्तक भी हैं, ठीक है। और ये कौन से बिरादरी से बिलोंग करते हैं, कालका बिंदाबीर, ठीक है, यहाँ रहा है घराना से बिलोंग करते हैं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो देखो इसका आंसर हमने बताया लखनऊ से। और बात करते हैं इस कथक की, देखो जो कथक है, ये कथक जो ये है, ये उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, प्रमुख नृत्य है। और वही बात करते हैं एक कथकली की, कथकली की। तो देखो ये कहाँ का है, दोनों में थोड़ा सा सिमिलर अंतर है, यहाँ पर कली लगा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कथक केवल है। तो ये कहाँ का है? ये केरला का है। ये कहाँ का है? केरला का है। तो दोनों में सिमिलरिटी काफी है, तो आप दोनों में अंतर याद रखना, ठीक है। इसी के तरीके से कुछ जो प्रमुख व्यक्ति हैं इनका भी नाम आपसे पूछा जाता है, प्रमुख जो व्यक्ति हैं इनका भी नाम पूछा जाता है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं पहले की। तो देखो अभी हाल ही में लेटेस्ट जाकिर हुसैन काफी चर्चा में थे। जाकिर हुसैन क्यों चर्चा में थे? क्योंकि ये भारत के प्रमुख क्या हैं? भारत के प्रमुख तबला वादक हैं, ठीक है, क्या हैं? तबला वादक हैं। और हाल ही में 2024 में इनकी क्या हो जाती है? इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। तो ये काफी चर्चा में थे, तबला वादक थे। इनका नाम आप लोग याद रखोगे, आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। दूसरे की बात करते हैं तो पंडित जो रविशंकर हैं, पंडित रविशंकर की बात करते हैं तो ये क्या है? एक सितार वादक है। ये क्या है? एक सितार वादक है। ये क्या है? एक सितार वादक है, ठीक है। और इसी तरीके से बात करते हैं जो बिस्मिल्लाह खां है, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो हैं ये किससे संबंधित हैं? देखो बिस्मिल्लाह जो खां हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये शहनाई वादक हैं। इस तरीके से आप क्या करोगे? शहनाई वादक। इस तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, इसको आप लोग क्या करोगे? नोट डाउन कर लोगे। आपके एग्जाम में इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके जीडी के एग्जाम में ट्रॉफी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ट्रॉफी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा गया है? रंगास्वामी कप। रंगास्वामी जो कप है किससे संबंधित है? तो देखो जितने भी ट्रॉफियां हैं आप उनको पहले लिख लो। जैसे क्रिकेट की बात करते हैं तो जो दिलीप ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी कप है, ईरानी कप है, ईरानी कप है। और कौन सा कप है? रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है। और रणजी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, विजय हजारे जो ट्रॉफी है, ठीक है। ये जो ट्रॉफियां हैं ये सब क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। वहीं फुटबॉल की बात करते हैं तो जो थॉमस कप है, ठीक है, थॉमस कप है और थॉमस कप है, संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। वहीं बात करते हैं हॉकी सी, हॉकी की तो देखो रंगास्वामी ट्रॉफी हो जाती है और एक आगा खां ट्रॉफी हो जाती है। रंगास्वामी ट्रॉफी और एक आगा खां ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है, ठीक है। आगा खां, आगा खां जो ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है? ये आपके हॉकी से संबंधित है। और एक रंगास्वामी जो ट्रॉफी है, कप है, ये भी किससे संबंधित है? हॉकी से। टेनिस की बात करते हैं तो जो डेविस कप है, डेविस जो कप है ये आपके टेनिस से संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं बार बार, तो आप इसे क्या करोगे? नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज जो कि क्या थे? एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने पुनर्विवाह पर काफी जोर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ बालिकाओं की शिक्षा के ऊपर भी काम किया था। इनका नाम आपको बताना है। तो देखो अब यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करोगे? आपको जिस भी ऑप्शन के बारे में पता है पहले उनको क्या करोगे? हटाओगे, ठीक है। जैसे हमें पता है वेद व्यास के बारे में, ठीक है, वेद व्यास के बारे में कि इन्होंने किसकी रचना किया था? महाभारत की रचना किया था, ठीक है। इसी तरीके से हमें पता है 1921 और 1921 से 22 के बीच में 1921 और 22 के बीच में जो सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, इसकी अगर पूछा जाए खोज किसने किया था तो दयाराम साहनी ने किया था। तो इसे भी हड़प्पा सभ्यता जिसे आप लोग बोलते हो, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बचा एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा राव फूले, ठीक है। तो देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा राव फूले, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले, ठीक है। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा राव फूले इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका जन्म कब होता है? 1827 में महाराष्ट्र में होता है, ठीक, कहां पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, ठीक है। इसकी स्थापना किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ज्योतिबा राव
फूले हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो इन्होंने पुनर्विधवा विवाह, ठीक है, इन्होंने विधवा विवाह आंदोलन, ठीक है, विधवा विवाह आंदोलन की शुरुआत किया था। विधवा विवाह आंदोलन, इस आंदोलन को शुरू किया था। इसी के साथ बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी काफी कार्य किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ज्योतिबा राव फूले इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो 9वां क्वेश्चन है क्या है, मई 2023 में, देखो इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अभी नोट डाउन करके लिख लीजिए। जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट होती हैं, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना रहता है। ठीक है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट अवार्ड हो जाता है, इससे क्वेश्चन आपके आना है। 2024 में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं इन सबको, वो भी इंपॉर्टेंट आप सभी लोग पढ़ के जाओगे अपने एग्जाम्स में। क्या पूछा जा रहा है, CCI, ठीक है, एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लिया गया कि हाल ही में इसके जो चेयरपर्सन नियुक्त होते हैं ये कौन होते हैं। तो देखो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सारे एक महत्वपूर्ण नियुक्तियां ही दी गई हैं। ठीक है, जैसे संजीव खन्ना की बात करते हैं तो ये CJI ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के CJI नियुक्त हुए हैं। ठीक है, वही बात करते हैं वी नारायण की, तो देखो इसरो के जो नए चीफ बने हैं एंड S सोमनाथ की जगह, ठीक है, वो कौन बने हैं, वी नारायण जी बने हैं। संजय मल्होत्रा की बात करते हैं तो देखो RBI के जो 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं वो संजय मल्होत्रा बने हैं। और बचा एक ऑप्शन रवनीत कौर, ठीक है, जो कि एक IAS कैडेट के अधिकारी हैं। ठीक है, ये क्या बनते हैं, CCI ऑफ इंडिया बनते हैं, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनते हैं। ठीक है, और इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2003 में होती है और हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है सभी लोगों को पता है, न्यू दिल्ली में ही रहता है। ठीक है, जितनी भी नेशनल लेवल की और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है। ठीक है, तो ये जितने भी ऑप्शन हमने आपको बताया इसमें से एक ना एक एग्जाम आपके पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए, तो सभी लोग इसे नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ही होगा। क्या पूछा जा रहा है, जब मेंडलीव ने अपना कार्य शुरू किया था तब उनकी आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद थे। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सभी लोग आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा होगा। आवर्त सारणी के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आवर्त जो सारणी होती है जिसमें सारे एलिमेंट को क्या रखा गया है। ठीक है, और वर्तमान समय में जो आवर्त सारणी है, ठीक है, एंड इसमें टोटल 118 एलिमेंट है। और आवर्त सारणी के अगर फाउंडर पूछा जाए कौन है, तो ये देमेत्री मेंडलीव जी हैं। ठीक है, देमेत्री मेंडलीव जी इसके क्या है, फाउंडर हैं, जिन्होंने 1869 में क्या किया था, एंड इस आवर्त सारणी को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। इनके आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे और इनके आवर्त सारणी का जो लास्ट एलिमेंट था वो यूरेनियम था। ठीक है, क्या था, यूरेनियम था। और इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, जिसे बोला जाता है परमाणु भार, क्या बोला जाता है, परमाणु भार, तत्वों को इन्होंने परमाणु भार के आधार पर अरेंज किया, परमाणु भार के आधार पर अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को अरेंज किया, परमाणु भार के आधार पर। ठीक है, परमाणु भार के आधार पर तत्वों को अरेंज किया। ठीक है, अरेंज मतलब होता है तत्वों को सीरियल बाय सीरियल लगाया। ठीक है, इसीलिए बात करते हैं। और सर्वप्रथम बात करते हैं तो देखो, सर्वप्रथम वर्ग और पीरियड, ठीक है, ग्रुप और पीरियड जिसे बोला जाता है वर्ग, इसे क्या बोला जाता है, वर्ग, और क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है ग्रुप और पीरियड। ठीक है, पीरियड, ठीक है, सर्वप्रथम पीरियड और ग्रुप में किसने लगाया, तो ये मेंडलीव जी ने लगाया। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसके जो फाउंडर है, आधुनिक आवर्त सारणी के जो फाउंडर है वो कौन है, तो देखो इनका नाम है हेनरी मोजले। ठीक है, क्या नाम है, हेनरी मोजले नाम है, जिन्होंने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु संख्या, ठीक है,
परमाणु संख्या के आधार पर अरेंज किया, ठीक है, जिन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या, जिसे क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया, और इन्होंने अपनी आवर्त सारणी 1930 में प्रस्तुत किया, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अगर जनक पूछा जाए तो हेनरी मोजले जी, और उसके बाद पहली आवर्त सारणी के जनक अगर पूछा जाए तो मेंडलीव जी, ठीक है। तो ये रहा आज का आपके एसएससी जीडी का जितने भी 2024 में आए हुए क्वेश्चन थे, इनका एनालिसिस, जिसमें हमने डिस्कशन किया 10 क्वेश्चन को, ठीक है। कितने क्वेश्चन को? 10 क्वेश्चन को डिस्कशन किया, ठीक है। और सारे जो क्वेश्चन थे काफी महत्वपूर्ण थे और काफी डीपली से हमने एनालिसिस किया इसका। उम्मीद है सभी लोगों को पसंद आया होगा ये एनालिसिस। और ये जो क्वेश्चन है हमारे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हीं के आधार पर मैंने सारे ऑप्शन को आपको एनालिसिस किया अच्छे से, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं, वो इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, और आप चैनल पर यदि अभी पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके एग्जाम तक लगातार आपको क्लास प्रोवाइड होती रहेगी। इसी तरीके की क्लास के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।